आरओसी कंडीशन देख लिए आप लोग। आरओसी कंडीशन मतलब सिस्टम कॉजल होने के लिए जो पोल्स के राइट मोस्ट पार्ट्स होंगे वो हमारे क्या हो गए, आरओसी में हो जाएंगे। आइए हम सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है, कॉजल एंड स्टेबिलिटी। टॉपिक क्या बोले थे, कंडीशन का से दो कंडीशन हमको देखनी है, कॉजलिटी की एंड स्टेबिलिटी। कॉजलिटी की कंडीशन हम देख लिए। अगर हमारे पास कोई ट्रांसफर फंक्शन हो और हमसे कोई पूछ दे कि ये ट्रांसफर फंक्शन कॉजल है या नहीं कॉजल है, तो हम सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स प्लॉट करेंगे और राइट मोस्ट पोल के राइट एरिया को हम बता देंगे कि ये इसका आरओसी है और इस एरिया में हमारा सिस्टम क्या है, हमारा कॉजल है। ठीक, अब आते हैं स्टेबिलिटी। आप लोगों को पता होगा सिग्नल एंड सिस्टम में एसटी मतलब हो गया इंपल्स रिस्पॉन्स। इसी को हम कंट्रोल सिस्टम में क्या बोलते हैं, ट्रांसफर फंक्शन। क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट, सीटी आउटपुट इनपुट आरटी। ये सारी चीज देख रखे होंगे आप। सिग्नल एंड सिस्टम्स में सीटी इक्वल्स टू क्या होता है, आरटी का एसटी के साथ कॉन्वोल्यूशन होता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, क्या होता है, कॉन्वोल्यूशन होता है। सिग्नल एंड सिस्टम में आउटपुट इक्वल्स टू इनपुट इनटू इंपल्स रिस्पॉन्स, इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन होता है। सेम अगर हम एस डोमेन में बात करें तो क्या हुआ, एस टी एच एस, सी टी सी एस, इनपुट आर एस, सी एस क्या होगा। इस केस में कॉन्वोल्यूशन नहीं होगा, क्या होगा, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, जो कि हम पहले क्वेश्चन में से यूज कर चुके हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम सब क्वेश्चन को एस डोमेन में सॉल्व करते हैं। सिग्नल एंड सिस्टम्स में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कॉन्वोल्यूशन लेने में कितनी डिफिकल्टीज होती है, और अगर हम इसी को एस डोमेन में कन्वर्ट कर दें तो हम नॉर्मल दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आउटपुट निकाल सकते हैं। अब हम यहां से देखते हैं कॉन्वोल्यूशन का थोड़ा सा। एच टी को क्या करते हैं, एच टाउ, कॉन्वोल्यूशन मेथड है। सिग्नल सिस्टम में होगा, आपको नहीं भी होगा तो सिग्नल सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे। आर टी माइनस टाउ डी टाउ, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ठीक है, हमने क्या बोला, बीवो के मेथड से अकॉर्डिंग टू बीवो स्टेबिलिटी, अगर हमारा आर टी बाउंडेड है, आरटी बाउंडेड है, तो सिस्टम को स्टेबल होने के लिए आउटपुट भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। यहां ध्यान दीजिए, आरटी क्या है, बाउंडेड है। आरटी बाउंडेड है तो उसमें से कुछ शिफ्टिंग भी बाउंडेड ही होगा। शिफ्टिंग या तो कुछ प्लस में होगा या तो कुछ माइनस में होगा, उसके मैग्नीट्यूड में चेंजिंग होगा नहीं, तो आर टी माइनस टी भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। अगर हमें ये पता चल जाए कि एच टी भी बाउंडेड है तो क्या हो जाएगा, सी टी भी बाउंडेड हो जाएगा, क्योंकि सी टी क्या है, एच टी इंटू आर टी माइनस टी का कॉन्वोल्यूशन है। तो अगर हमारा आर टी बाउंडेड है, अगर एच टी बाउंडेड हो जाए मतलब सी टी भी बाउंडेड है, तो सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल के लिए एक कंडीशन निकल के आती है कि एच टाउ भी हमारा क्या हो, बाउंडेड हो। मतलब इंपल्सिव फंक्शन जो है एच टी जो है वो क्या हो, हमारा बाउंडेड हो। बाउंडेड का क्या मतलब होता है, बाउंडेड का मतलब होता है इंटीग्रेबल। इंटीग्रेबल का मतलब जिसको इंटीग्रेट कर सकें, जिसको जोड़ सकें। ठीक है, बाउंडेड का मतलब होता है इंटीग्रेबल। बाउंडेड फंक्शन ही इंटीग्रेट हो सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि फॉर सी टी टू बी बाउंडेड, सी टी को बाउंडेड होने के लिए ये क्या होगा, इंटीग्रेबल। ये भी बाउंडेड होगा और ये बाउंडेड होने का मतलब है कि ये इंटीग्रेबल है, ये इंटीग्रेबल है तभी बाउंडेड है। ठीक है, अगर ये बाउंडेड हो गया तो हमारा बीवो स्टेबिलिटी हो गया। यहां तक समझें। अब आगे का देखिए, ये एक डेरिवेशन है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते हैं, सीधे सीधे कभी कभी आ जाते हैं डेरिवेशन
कि कॉजेलिटी और स्टेबिलिटी के बीच में कंडीशन निकालिए और ये प्रूफ करिए कि क्यों हमारा सिस्टम स्टेबल है अगर पोल्स LHS में जाते हैं या LHP में जाते हैं। राइट हैंड साइड भी बोल सकते हैं या राइट हैंड प्लेन भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। राइट हैंड प्लेन ही सही रहेगा क्योंकि एस क्या है, एक प्लेन है। ठीक है, आइए लैप्लास में हम ROC के लिए एक स्टेटमेंट लिखते हैं। लैप्लास अगर मैथ में पढ़ोगे तो ये पता होगा, HT क्या था, ये है, ये सीधा सीधा स्टेटमेंट है। ये लैप्लास में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, HT इंटू ई के पावर माइनस सिग्मा टी डी टी। ये फंक्शन क्या है, ROC होने के लिए, क्या है ROC। ROC के लिए क्या कंडीशन बताए थे हम, ROC के लिए कि HS का जो राइट मोस्ट पोल होगा उसके राइट साइड क्या होगा, ROC के अंदर इंक्लूड होगा। और एक ROC का स्टेटमेंट आता है लैप्लास में इन द टर्म्स ऑफ द टाइम डोमेन HT इंटू ई के पावर माइनस सिग्मा टी डी टी। स्टेबल होने के लिए क्या कंडीशन पढ़े, ये क्या होना चाहिए, इंटीग्रेबल होना चाहिए या फाइनाइट होना चाहिए। ये इंटीग्रेबल कब होगा, ये मॉड कब बनेगा, मॉड तब बनेगा जब ई के पावर माइनस सिग्मा टी वाला पार्ट 1 हो जाए। ये ध्यान दीजिए, जब ये पार्ट 1 हो जाएगा तो ये सेम स्टेटमेंट बन जाएगा। ये सेम स्टेट बनने का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन या सिस्टम स्टेबल, आउटपुट बाउंडेड, सिस्टम स्टेबल, क्योंकि इनपुट हम कैसा लगाए थे, बाउंडेड। तो ये कब होगा, यहां से देख लेते हैं, सिग्मा इक्वल्स टू 0। ROC कंडीशन में हम ये देखते हैं कि सिग्मा की हर एक वैल्यू के लिए हमारा क्या होगा, ये लैप्लास में जो HT है ये क्या होगा, ये ROC में लाई करेगा, HT के ROC में। लेकिन जब सिग्मा इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो वो ROC हमें बताएगा कि हमारा सिस्टम क्या है, स्टेबल। इन दोनों को जब हम मर्ज करेंगे तो दो कंडीशन है, एक तो ये स्टेटमेंट है, इससे ये पता चलता है कि सिग्मा की हर एक वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमारा जो HT है ये उसका ROC होगा। सिग्मा की कुछ भी वैल्यू के लिए अगर ये इंटीग्रेबल है पूरा तो वो हमारा ROC होगा। स्टेबल होने के लिए सिग्मा की हर एक वैल्यू में से एक 0 वाली वैल्यू होगी जिसपे कि हमारा फंक्शन क्या होगा, स्टेबल होगा। और मतलब ये पता चलता है कि जब सिग्मा इक्वल्स टू 0 अगर हमारे ROC होंगे तभी तो हर सिग्मा के लिए ROC, लेकिन पर्टिकुलर सिग्मा इक्वल्स टू 0 के लिए स्टेबल। तो अगर सिग्मा इक्वल्स टू 0 ROC का पार्ट होगा तो हमारा HT क्या होगा, HT क्या होगा, अगर इसको ऐसे देखा जाए यही होगा एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। और ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो गया तो क्या हो गया, स्टेबल। मतलब स्टेबिलिटी के लिए क्या कंडीशन आई, स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन आई कि सिग्मा इक्वल्स टू 0 एक ROC में होना चाहिए, सिग्मा इक्वल्स टू 0 एक ROC का पार्ट होना चाहिए। अभी सीधा सीधा बस ये समझा जाए, सिग्मा इक्वल्स टू 0 ROC का पार्ट होना चाहिए। सिग्मा इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब हुआ, अगर प्लेन देखा जाए तो ये सिग्मा और ये जे ओमेगा, ये सिग्मा की लाइन है, यही तो जे ओमेगा की लाइन है, इमेजिनरी एक्सिस। इसी को तो बोलेंगे सिग्मा इक्वल्स टू 0। तो मतलब इमेजिनरी एक्सिस जो है हमारे जे ओमेगा एक्सिस में वो ROC का पार्ट
होना चाहिए स्टेबल के लिए। ये कंडीशन निकल के आई है, सीधा सीधा प्रूफ है ये आप लोगों के सामने कि सिग्मा इक्वल्स टू 0 ROC का पार्ट होगा तभी हमारा जो HS है या HT है वो स्टेबल होगा। अब बस इसके आगे देखते हैं, बस ये कंक्लूड होने वाला है। 5 मिनट और हम कंक्लूजन में पहुंच जाएंगे कि क्यों ही RHP पे पोल्स के जाने से स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी का पता चलता है। ठीक है, अभी तक 2 कंडीशन निकल के आई। पहली क्या कंडीशन है, किसी भी ट्रांसफर फंक्शन को कॉजल होने के लिए राइट मोस्ट पोल के राइट साइड का एरिया हमारा ROC में होना चाहिए। स्टेबल होने के लिए सिग्मा इक्वल्स टू 0 ROC का पार्ट होना चाहिए। दोनों को हम कंक्लूड करते हैं अच्छे से, एक एग्जाम्पल के मदद से 2 मिनट में पूरा समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई ट्रांसफर फंक्शन है हमारे पास s+2 s-3 s+3। ठीक, जल्दी समझते हैं। ये हो गया सिग्मा, ये हो गया j ओमेगा एक्सिस। कॉजल के लिए क्या कंडीशन लगाएंगे, सबसे पहले पोल्स प्लॉट करेंगे। क्या है पोल और ROC, कॉजल होने के लिए क्या होना चाहिए ROC, राइट साइड पोल्स के राइट मोस्ट पार्ट। ये हो गया ROC फॉर स्टेबिलिटी। ठीक, ये हो गया ROC फॉर कॉजलिटी, सॉरी ROC किसके लिए है, कॉजल होने के लिए। इस फंक्शन को कॉजल होने के लिए ये ROC है। स्टेबल होने के लिए हम क्या बोले, स्टेबल होने के लिए बोले कि जो j ओमेगा एक्सिस है, मतलब ये रीजन, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, समझना है थोड़ा ध्यान से। स्टेबल होने के लिए हम ये बोलें कि ये जो एक्सिस है j ओमेगा एक्सिस, ये ROC का पार्ट होना चाहिए। कॉजल होने के लिए राइट मोस्ट पोल का राइट साइड जो है वो ROC का पार्ट होना चाहिए, बस कॉजल होने के लिए। बस स्टेबल होने के लिए इमेजिनरी एक्सिस ROC का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, ROC का पार्ट होना चाहिए। अब हमको दोनों चीज कंक्लूड करना है। दोनों चीज कैसे कंक्लूड करेंगे, जैसे अगर हमारे पास कोई फंक्शन रहे, बहुत ध्यान से इसको समझना है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन रहे ये, ठीक है, इसका हम पोल 0 प्लॉट अगर बनाते हैं, बस पूरा कंक्लूजन अब समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन से। अगर हम इसका पोल 0 प्लॉट बना रहे हैं तो सिंपल नंबर ऑफ पोल्स 1 है। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम के लिए हर सिस्टम कॉजल होना चाहिए, ये भी बता दिया। स्टेबल के लिए कंडीशन देख रहे हैं, s इक्वल्स टू -3, एक ही पोल है तो राइट मोस्ट पोल ही ये होगा, तो इसके राइट साइड का एरिया जो होगा ROC का होगा। इसके राइट साइड का एरिया ROC का होगा कॉजल होने के लिए। और स्टेबल होने के लिए ये एक्सिस जो है, ये जो j ओमेगा एक्सिस थी, ये भी किसका पार्ट होना चाहिए, ROC का। ये j ओमेगा एक्सिस सिग्मा इक्वल्स टू 0 ही तो j ओमेगा है, किसका पार्ट होना चाहिए ROC। बताइए इस एग्जाम्पल में दोनों कंडीशन है कि नहीं है, हमको दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई करनी है। कॉजलिटी की राइट मोस्ट पोल का राइट एरिया सब ROC में होना चाहिए। स्टेबिलिटी के लिए j ओमेगा एक्सिस ROC का पार्ट होना चाहिए। दोनों चीज हुआ कि नहीं हुआ, ये कब हुआ, जब हमारे जो पोल्स थे वो कहाँ पे लाई किए, LHP में। कहाँ पे लाई किए, LHP में। जब हमारे पोल्स RHP में आ गए थे, पहले एग्जाम्पल में देखिए, जब हमारे एक पोल RHP में आ गया था तो वो कंडीशन वायलेट हो रहा था। कॉजलिटी के लिए ये एरिया बन रहा था, स्टेबिलिटी के लिए ये बन रहा था, कोई कॉमन एरिया नहीं बन रहा था। लेकिन कॉमन एरिया एक ही केस में बनेगा जब हमारा क्या होगा, पोल्स जो होगा वो LHP में लाई करेगा। अब जितने भी एग्जाम्पल्स आप लोगों को लेना है, जितने भी एग्जाम्पल्स आप लेके इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि हमारा क्या होगा, सिस्टम स्टेबल होगा या अनस्टेबल, ये जो मेथड बताए हैं उस मेथड से। ठीक है, ये बात समझ में आया। तो यहीं पे हम इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ तक सभी लोग याद करके जाते हैं कि पोल्स हमारे LHP में क्यों होते हैं,
तो स्टेबल होता है, क्यों नहीं होता है, इसका रीज़न बहुत लोगों के पास नहीं होता है। आज आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझे हैं कि आखिर LHP पे होने पे स्टेबल क्यों होता है, RHP पे होने पे स्टेबल क्यों होता है। ये दोनों एग्जाम्पल से ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंक्लूड करेंगे स्टेबिलिटी को, और स्टेबिलिटी के एक नए टॉपिक RH क्राइटेरिया की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।